हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में आज हम लोग देखेंगे और ये एल्डिहाइड कीटोन की सीरीज़ का पार्ट 11th है। ठीक है, और इस पार्ट में आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की जो सापेक्ष सक्रियता होती है उसके बारे में हम देखेंगे। जहाँ तक रही बात एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में, तो रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स ढेर सारे हैं। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये पहला पार्ट मान लीजिए, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला पार्ट, और इसके बाद सीरीज ऑन गोइंग होगी। पार्ट 12, 13, 14 ये जो आएंगे वो सब एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज से ही संबंधित हैं। तो नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा मिल जाएंगे आपको इसके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से और समझ के करेंगे इस टॉपिक को। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हमें जो तीन कंपाउंड जो फोकस करने हैं वो एक फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा एस्टेल्डिहाइड है और तीसरा है एसीटोन। तो दो कंपाउंड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में अगर हम बात करेंगे तो आपका एक फॉर्मेल्डिहाइड है SCHO, दूसरा है एस्टेल्डिहाइड CH3CHO और तीसरा है कीटोन CH3COCH3। ठीक है बेटा, तो इनका रिलेटिव रिएक्टिविटी कंपैरिजन वो देखेंगे। और आखिर एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनिल सेंटर होता है वो उसकी रिएक्टिविटी किस ओर ज़्यादा होती है और किस टाइप के रिएक्शन से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, वो सब आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप जानते हैं कि जो कार्बोनिल सेंटर होता है वो कॉमन होता है। CO सेंटर दोनों में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। ध्यान रखिए, मेन कंपाउंड जो आपको देखने हैं जिस पे फोकस ज़्यादा करना है वो एक फॉर्मेल्डिहाइड है SCHO, दूसरा है एस्टेल्डिहाइड CH3CHO और तीसरा है कीटोन। तो लेट वी स्टार्ट इट। देखो जरा, अब कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप देखें CO, ये ग्रुप कॉमन है कॉमन, ये ग्रुप कॉमन है। ठीक है, और ये बॉन्ड आपको पता है ये पोलर होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है बेटा? पोलर होता है। इसको इस तरह से बना देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। अगर आप एक तरफ H लगा देंगे तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों तरफ अगर R लगाएंगे तो वो कीटोन हो जाएगा। इतनी तो बात है। अगर आप दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ R लगा दें तो कीटोन हो जाएगा, और एक तरफ H लगा दें और यहाँ R लगा दें, मतलब CO का एक बॉन्ड अगर H से सेटिस्फाइड हुआ तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और CO के दोनों बॉन्ड अगर एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हुए तो कीटोन हो जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के ये वाला जो सेंटर है ये कॉमन है एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी। और आप जानते हैं कि ये पाई बॉन्ड जो है, इसका पाई बॉन्ड, इस कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर रहता है। जब ये शिफ्ट रहता है तो इस पे क्या आता है? इस पे आता है डेल्टा माइनस। ये परमानेंट पोलर होता है ना, डेल्टा माइनस, इस पे क्या आता है? डेल्टा प्लस। तो दिस इज पोलर बॉन्ड। तो ये इसको इस तरह यहां दिखाते हैं, यहां पर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया डेल्टा प्लस और ये हो गया बेटा डेल्टा माइनस आफ्टर शिफ्टिंग। तो ये हमेशा इस तरह शिफ्ट रहेगा, तो इससे क्या होगा? ये बॉन्ड ध्रुवीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय बॉन्ड हो जाएगा, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। ठीक, ध्रुवीय बंध है। अब एक कंडीशन देखिए, कार्बन पे क्या आ रहा है? प्लस। कार्बन पे क्या आ रहा है? प्लस। अब इस प्लस चार्ज को जितने भी लोग या जो जो कारक प्रभावित करेंगे, इस कार्बन पर जो आंशिक रूप से धनावेश आया है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को जितने भी फैक्टर इफेक्ट करेंगे, जितने भी फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो सारे के सारे फैक्टर इनकी रिएक्टिविटी को भी इफेक्ट करेंगे। मतलब इस कार्बन पर जो पॉजिटिव सेंटर है, जितने ऐसे कारक जो इस पॉजिटिव सेंटर को प्रभावित कर सकते हो, ऐसे कारक, ऐसे समूह या ऐसे ग्रुप जो, या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कह सकते हैं आप, जो इस धनावेशित कार्बन को प्रभावित करेंगे, मतलब इसके अस्थायित्व को प्रभावित करें, इसकी सक्रियता को प्रभावित करें, दोनों में से कोई एक बात कर दीजिए। तो चाहे अगर इसके स्थायित्व को प्रभावित कर रहे हो, मतलब वो स्थायित्व बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो अगर इस धनावेशित कार्बन को कोई बाह्य कारक, कोई ऐसा कारक जो यहाँ लगा हुआ हो, वो इसके अस्थायित्व को अगर प्रभावित करेगा तो वो कारक इस कार्बोनिल समूह की सक्रियता को भी प्रभावित करेगा। क्लियर हो रहा है? ये कार्बन पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट होगा, नेचुरल है।
ये जब शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा आंशिक ऋणावेश, इस पर आएगा आंशिक धनावेश, आएगा आंशिक ऋणावेश, इस पर क्या आएगा आंशिक धनावेश। अब समझिए आप, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आएगा तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, ध्रुवीय बॉन्ड हो गया। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो सेंटर है वो एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में कॉमन है। अब एल्डिहाइड कीटोन कैसे एडजस्ट हो रहा है, CO के एक तरफ होगा H और एक तरफ होगा R तो हो जाएगा एल्डिहाइड, दोनों तरफ अगर R होगा तो वो हो जाएगा कीटोन। कोई ऐसे कारक या जितने भी कारक, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव हैं जो इस धनावेशित कार्बन के अस्थायित्व को प्रभावित करेंगे, वो इस कार्बोनिल यौगिक की सक्रियता को भी प्रभावित करेंगे। समझ में बात। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं या कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो इस धनावेशित कार्बन के अस्थायित्व को प्रभावित करें या सक्रियता को प्रभावित करें। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो रिएक्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। रिएक्टिविटी के क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल होती है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा, या वाइस वर्सा, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो कम रिएक्टिव होगी। तो अस्थायित्व जो है वो सक्रियता के व्युत्क्रमानुपाती है। अस्थायित्व सक्रियता के व्युत्क्रमानुपाती, जो चीज़ ज़्यादा अस्थायी उसकी सक्रियता कम, जो चीज़ कम अस्थायी उसकी सक्रियता ज़्यादा, जो चीज़ ज़्यादा अस्थायी उसकी सक्रियता कम हो गई और जो चीज़ कम अस्थायी उसकी सक्रियता क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये होता है, तो यही फैक्ट है। तो रिएक्टिविटी अर्थात सक्रियता जो है वो अस्थायित्व का उल्टा है। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा अर्थात सक्रियता ज़्यादा है तो अस्थायित्व कम होगा, ठीक, या सक्रियता कम है तो अस्थायित्व ज़्यादा होगा। यही बात हम कर रहे हैं। तो जो कार्बोनिल सेंटर है, कार्बोनिल सेंटर मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन की जो सक्रियता है वो पूरी तरह से निर्भर इस पे कर रही है, CO समूह पर। क्यों? क्योंकि यही एक मेन फैक्टर है, यही एक मेन ग्रुप है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, यहाँ R लगा है, H लगा है, तो उनका एलिमिनेशन, R में भी हाइड्रोजन होता है तो वो निकलेगा आएगा, ढेर सारी प्रोसेस हो सकती है। लेकिन कार्बोनिल सेंटर में सबसे मेन हिस्सा होता है ये कार्बोनिल यौगिक में मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे मेन पार्ट होता है ये CO समूह। और इस CO समूह का जो नेचर है वो है ध्रुवीय, पोलर बॉन्ड है। तो पोलर है तो इस पर आएगा धनावेश, इस पर आएगा ऋणावेश। और अगर कोई ऐसे कारक जो इसके पॉजिटिव सेंटर को प्रभावित करेंगे वो इसकी सक्रियता को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो इस CO समूह की सक्रियता को प्रभावित करेंगे। तो पहला फैक्टर है इसका, पहला फैक्टर वो है प्रेरिडिक प्रभाव। तो पहला तो ये है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कारण ये कि ये अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शंस होती हैं एडिशन, सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है एडिशन अपक्रियाएं, योगात्मक अपक्रियाएं। तो योगात्मक अपक्रियाओं को बड़े आसानी से आप परफॉर्म करा पाएंगे और बड़े आसानी से दिखा भी पाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से दिखा देंगे कि हाँ कौन सा सेंटर कहाँ जाने वाला है। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो कारक है फैक्टर है जो इस रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, उसमें हम ले रहे हैं पहला प्रेरिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट विद रेफरेंस टू कार्बोनिल सेंटर, हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस कार्बोनिल सेंटर के रेस्पेक्ट में प्रेरिक प्रभाव का क्या है पहले वो देखेंगे, फिर एक दूसरा इफेक्ट और भी है। ठीक है, देखो जरा कार्बोनिल सेंटर में क्या हो रहा है। CO समूह ये इस पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद हो जा रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही तो हो रहा है। ये हटा देते हैं, इस पे आ रहा है पॉजिटिव, इस पे आ रहा है नेगेटिव। क्लियर? अब जरा एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करो, एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करते हैं। देखो जरा, ये है सेंटर, ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां हमने बना दिया एल्डिहाइड, ये हो गया R, ये एल्डिहाइड। समझ गए? दूसरा हिस्सा देखो एक और, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सेंटर हो गया और ये हो गया बेटा R, इधर भी हो गया R। ठीक, ये क्या है? दिस इज एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या है बेटा? कीटोन। ये एल्डिहाइड और ये क्या है बेटा? कीटोन। बात समझ रहे? अब देखो जरा, आप जानते हैं कि R ग्रुप जो होता है, R ग्रुप हम यहां लिख रहे हैं,
आर ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, आर मतलब CnH2n+1, ठीक। आर मतलब एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर इसे बेटा, आर समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, ठीक। आर समूह हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, और एक खासियत होती है इनकी, सामने वाले बॉन्ड को, या मतलब सामने वाले बॉन्डेड सेंटर को ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस ओर शिफ्ट करते हैं। आर समूह, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, ये जिस बॉन्डेड एटम के साथ जुड़े होंगे उसकी ओर अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसकी ओर शिफ्ट करेंगे, चाहे उसको जरूरत हो या जरूरत ना हो, दोनों बातें हैं। चाहे उस सेंटर को आवश्यकता हो या आवश्यकता ना हो, एल्किल ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस बॉन्डेड सेंटर की ओर शिफ्ट करते हैं। अब देखो जरा क्या होगा, यहां पर ये भी शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा इधर, यहां पर क्या होगा, कीटोन में दो तरफ शिफ्ट होगी, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इसमें एक तरफ से आएगा, इसमें एक तरफ से आएगा, और इसमें दो तरफ से आएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये है सिंपल, इसको बोल सकते हैं आप शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है इंडक्टिव इफेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बंध का स्थानांतरण या सिग्मा बंध का विस्थापित हो जाना, यह कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव। सिग्मा बंध का विस्थापित हो जाना कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव। दो टाइप का होता है, एक होता है +I और दूसरा होता है -I। ये दो टाइप का होता है, एक होता है +I और दूसरा होता है -I। +I, I स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव, तो +I और -I। +I का सेंस क्या है, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन केंद्र की ओर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हो, कार्बन केंद्र की ओर हो, तो हम क्या कहेंगे +I। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो कार्बन केंद्र से दूर हो, कार्बन से दूर हो, मतलब कार्बन सेंटर से दूर जा रहा हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा -I। और अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन सेंटर की ओर हो रहा है तो हम कहेंगे +I। क्लियर। इस एल्डिहाइड वाले सीरीज में देखें आप, एल्डिहाइड वाले सीरीज में इस धनावेशित कार्बन पर एक तरफ से एल्किल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। यहां कीटोन में क्या होगा बेटा, दो तरफ से करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा। क्लियर। अब एक कंडीशन आप जानते हैं कि अगर धनावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाए, धनावेशित सेंटर पर, केवल यही नहीं, धनावेशित कार्बन, धनावेशित कोई भी सेंटर हो, धनावेशित सेंटर पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो उसका अस्थायित्व बढ़ जाएगा। धनावेशित केंद्र पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से अस्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है। आपको एक चीज याद होगी, कार्बोनियम आयन का रिलेटिव स्टेबिलिटी पैटर्न याद होगा आपको। कार्बोनियम आयन मतलब धनावेशित आयन, ठीक है, जहां पर पैटर्न क्या था बेटा, बढ़ता हुआ क्रम 123, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल। याद आ रहा है कुछ। तो कार्बोनियम आयन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा अस्थायी था, 2 डिग्री उससे कम अस्थायी था और 1 डिग्री सबसे कम अस्थायी था। याद है। तो 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। इसका मतलब क्या था, मतलब ये था कि अगर कार्बन पर प्लस है और 3 तरफ से R लगा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर +I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। यहां पर +I इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो +I इफेक्ट सबसे ज्यादा है तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, 2 डिग्री उससे कम अस्थायी होगा और 1 डिग्री उससे भी कम अस्थायी होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री। तो कुल मिला के इसका क्रक्स समझिए, क्रक्स ये है कि अगर धनावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो किसी तरीके से बढ़ता हो तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट आप वीडियो पॉज करके 10 सेकंड रिवाइज करके फिर से सुनो। समझ रहे हैं आप। अगर धनावेशित केंद्र पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो उस स्पीसीज का स्थायित्व बढ़ जाता है या उस समूह का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्लियर। स्थायित्व बढ़ने का मतलब क्या है, वो ऐसे ही रहना चाहेगा।
अस्थायित्व बढ़ने का मतलब क्या है, वो ऐसे रहना चाहेगा। और आप देखो अगर अस्थायित्व बढ़े, अगर स्टेबिलिटी बढ़े, ये देखो अगर स्टेबिलिटी बढ़े तो रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। स्टेबिलिटी बढ़े तो रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। फिर से बोल रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी बढ़े, अस्थायित्व बढ़ेगा तो सक्रियता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर। दो बातें महत्वपूर्ण याद रखो, धनावेशित सेंटर पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ता है तो अस्थायित्व बढ़ेगा, अस्थायित्व बढ़ेगा, ये पहला हो गया। दूसरा, अस्थायित्व अगर बढ़ता है तो सक्रियता घट जाएगी, अस्थायित्व बढ़ता सक्रियता घट जाएगी। अब यहां आ जाओ, इन दोनों में अगर आप देखें, इन दोनों में यहां पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहां प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, यहां प्लस आई इफेक्ट जो है वो अधिक है। और जब प्लस आई इफेक्ट इधर से भी शिफ्ट हो रहा है, इधर से भी शिफ्ट हो रहा है, अब आप खुद समझिए इसे कि अगर प्लस आई इफेक्ट यहां ज्यादा है तो इस सेंटर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ये अधिक अस्थायी होगा। ये जो कीटोन वाला सेंटर है ये ज्यादा अस्थायी होगा, और अगर ये ज्यादा अस्थायी है तो इसकी सक्रियता कम। अगर अस्थायी तो ज्यादा है, सक्रियता क्या होगी, कम होगी। तो इस धनावेशित केंद्र पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये ऐसा ही रहना चाहेगा ना। तो जब ये ऐसे रहना चाहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, ज्यादा हुई, इसका अस्थायित्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और अगर अस्थायित्व ज्यादा हो गया तो सक्रियता क्या हो गई बेटा, सक्रियता हो गई कम। सक्रियता क्या हो गई, कम हो गई ना। अस्थायी ज्यादा हो गई, सक्रियता क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट हम यहां लिख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव बढ़ने से धनावेशित कार्बन केंद्र का स्थायित्व बढ़ जाता है तथा सक्रियता, अस्थायित्व बढ़ जाता है तथा सक्रियता घट जाती है। सक्रियता क्या होता है बेटा, घट जाती है। तो अस्थायित्व बढ़ जाता है, सक्रियता क्या होती है, घट जाती है। समझ गए। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब ये है कि कीटोन कम सक्रिय होगा और एल्डिहाइड ज़्यादा सक्रिय होगा, कीटोन कम सक्रिय होगा और एल्डिहाइड ज़्यादा सक्रिय होगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस आई प्रभाव, यहाँ भी प्लस आई प्रभाव है, लेकिन एज कंपेयर टू कीटोन कम है, तो प्लस आई प्रभाव कम है। तो प्लस आई प्रभाव जब कम है तो कम अस्थायी होगा। क्या होगा बेटा, कम अस्थायी होगा। और जब कम अस्थायी होगा तो सक्रियता क्या होगी, अस्थायी कम, सक्रियता अधिक। सक्रियता क्या होगी, अधिक होगी। समझ गए। ये कार्बन सेंटर इसके रेस्पेक्ट में कम अस्थायी होगा, क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं एच से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, जो भी था वो शेयर हो चुका है। अब जो इसके पास है RCH3 के पास आप देखो तो 9 इलेक्ट्रॉन है, CH3 कार्बन के पास 6, हाइड्रोजन के पास 3, 9 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वहाँ पर, वो शिफ्ट हो सकता है इस तरफ। बॉन्डिंग के अलावा, बॉन्डिंग तो है ही है वहाँ पर, मतलब उसके अलावा भी देखें तो लगभग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू H ज़्यादा है। और अगर आप C2H5 लगा दें तो और ज़्यादा है, C3H7 लगा दें तो और ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ एक तरफ से आएगा और यहाँ दो तरफ से आएगा, तो यहाँ प्लस आई प्रभाव अधिक, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक। जब अधिक, ये अधिक तो अधिक अस्थाई, धनावेशित कार्बन अधिक अस्थाई। जब ज़्यादा अस्थाई तो सक्रियता क्या होगी, कम, अर्थात इसकी सक्रियता होगी कम और इसकी सक्रियता होगी ज़्यादा। क्लियर। अब अगर आप इसमें देख लें, यहाँ ये तो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अगर हम इधर ये लगा दें फॉर्मेल्डिहाइड, आप देखो जरा, फॉर्मेल्डिहाइड देखो आप, तो इसमें ना यहाँ से प्लस आई प्रभाव होने वाला, ना यहाँ से, मतलब ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने वाला, ना यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव सबसे कम है। प्लस आई प्रभाव क्या है बेटा, सबसे कम। तो प्लस आई प्रभाव अगर सबसे कम है, प्लस आई प्रभाव सबसे कम है, तो इसका मतलब सबसे कम अस्थाई, यही तो होगा। हम एल्डिहाइड कीटोन की कंपैरिजन ले रहे हैं, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये दूसरा कोई एल्डिहाइड और ये कीटोन, तो इसमें सबसे कम अस्थाई ये होगा। क्यों होगा,
क्योंकि इसमें इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ भी प्लस आई प्रभाव नहीं है, यहाँ भी प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, शिफ्ट नहीं हो पाएगा ना, तो प्लस आई प्रभाव नहीं है, या कह सकते हैं प्लस आई प्रभाव सबसे कम है। तो जब सबसे कम है तो स्थायित्व भी क्या होगा, सबसे कम होगा, और जब स्थायित्व कम होगा तो सक्रियता सबसे अधिक होगी, सक्रियता सबसे अधिक होगी, सक्रियता क्या होगी बेटा, सबसे अधिक होगी। क्लियर। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करना चाहें तो स्टेबिलिटी के पैटर्न, रिएक्टिविटी के पैटर्न पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन, सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा फॉर्मल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद कोई दूसरा एल्डिहाइड, और उसके बाद कीटोन, उसके बाद कीटोन। ध्यान रखना, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये दूसरा कोई एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये है, हम ऐसे दिखा देते हैं, इधर से दिखा दो, ठीक है, ये पैटर्न है ये। तो ये है सक्रियता का घटता क्रम, इधर ही से दिखाओ एरो, इधर चल रहा है ना, सक्रियता का घटता क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय ये, उससे कम ये। इसका उल्टा भी दिखा सकते हो, ऐसे दिखा दो, सबसे कम सक्रिय, उससे ज़्यादा सक्रिय, और सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन, ये। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय मतलब ये क्या है, सक्रियता का बढ़ता क्रम, सक्रियता का बढ़ता क्रम। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद दूसरा कोई एल्डिहाइड, लास्ट में कीटोन। इतनी बात समझ में आई। ये एक इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट है विन्यासी प्रभाव, वो देखो जरा। अगला है त्रिविम रासायनिक या त्रिविम विन्यासी प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं इसे, या स्टेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, इसको क्राउडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्राउडिंग इफेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, भीड़ भाड़, क्राउड होता है ना, भीड़ भाड़। अब भीड़ भाड़ का सेंस यहाँ क्या है, भीड़ भाड़ का मतलब यहाँ क्या है, मतलब ये है कि उस सेंटर पर ढेर सारे ग्रुप लगे हुए हों, तो जो अटैकिंग पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जो अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप सोचिए कि अगर अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम हो गई, मतलब जो अटैकर है, जो अटैक कर रहा है, उसको सुटेबल साइट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस सेंटर, जैसे मान लो ये सेंटर है, इस पर इधर भी इधर भी इधर भी कई लोग लगे हुए हैं, क्राउड ज़्यादा इकट्ठा हो सेंटर की तरफ। तो जो अटैकर है, जो आक्रमणकारी परमाणु या समूह है, जो अटैकिंग एजेंट है, उसको साइट नहीं मिलेगा, उसको कोई वाया नहीं मिलेगा जिससे वो अटैक कर सके। जब अटैक नहीं करेगा, जब अटैक नहीं करेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। बस सिंपल याद रखिए ऐसे। तो अगर विन्यासी प्रभाव मतलब क्राउड ज़्यादा बढ़ेगा सेंटर पर जिस पे आप अटैक कराना चाहते हैं, उस पर अगर क्राउड ज़्यादा बढ़ेगा, जिसे हम विन्यासी प्रभाव कह रहे हैं, तो अगर ये बढ़ेगा तो सक्रियता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस ये याद रखो वैसे ही। अगर क्राउड ज़्यादा बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक नहीं, स्टेबिलिटी के पैटर्न से मत रिलेट करो इसको, सीधे रिलेट करो इसको। विन्यासी प्रभाव मतलब क्राउड अगर बढ़ा तो रिएक्टिविटी घटी, क्राउड अगर बढ़ा तो रिएक्टिविटी घटी। क्लियर। अब कंडीशन समझिए आप। कीटोन अभी आपने देखा था कि जो आई इफेक्ट है मतलब प्रेरिक प्रभाव है, उसके आधार पे एल्डिहाइड ज़्यादा सक्रिय है और कीटोन कम सक्रिय है। मतलब ये कीटोन जो है वो कम सक्रिय है और एल्डिहाइड ज़्यादा सक्रिय है। उसके पीछे का रीज़न प्लस आई प्रभाव। यहाँ प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, इसीलिए धनावेशित कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, और जब धनावेशित कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी सक्रियता हो जाएगी कम। और उसके रेस्पेक्ट में जब हम एल्डिहाइड को देखते हैं तो इस पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो वन साइड है, और यहाँ पर प्लस आई प्रभाव इसकी तुलना में कम होगा, तो यहाँ प्लस आई प्रभाव कम होगा, और जब प्लस आई प्रभाव कम होगा तो स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो सक्रियता ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होंगे, कीटोन कम क्रियाशील होंगे। एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होंगे और कीटोन कम क्रियाशील होंगे। समझ गए। अब विन्यासी प्रभाव, अच्छा इसमें एक चीज़ और था कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव सबसे कम है,
यहाँ प्लस आई प्रभाव क्या है, सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन कहीं से शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो धनावेशित कार्बन जो है उसकी स्टेबिलिटी होगी कम, और इस पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, और जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो उस फॉर्मल्डिहाइड की सक्रियता सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, किस रिएक्शन की ओर होगी अभी बताते हैं, पहले देख लो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का पैटर्न। सेम विन्यासी प्रभाव, क्राउड इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम, क्राउड ज़्यादा रिएक्टिविटी कम। क्यों रिएक्टिविटी कम? क्योंकि जो अटैकर है ना, आक्रमणकारी समूह है, उसको कम स्थान मिलेगा। तो अगर विन्यासी प्रभाव, तो हम यहां लिख देते हैं यह प्रभाव आक्रमणकारी समूह को आक्रमण करने, यह प्रभाव आक्रमणकारी समूह को आक्रमण करने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, जिससे सक्रियता घट जाती है। क्या होता है बेटा? सक्रियता घट जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक, यह प्रभाव आक्रमणकारी समूह को आक्रमण करने में बाधा उत्पन्न करेगा, और जब बाधा उत्पन्न करेगा, डिस्टर्ब करेगा, नहीं अटैक होने देगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो जरा इसका, जैसे मान लो कीटोन के कंपैरिजन में हम ले रहे हैं, जैसे मान लो ये है, चलो यहां देखो, ये CH3 3 बार, ठीक है, नियोब्यूटिल है ये ले लिया हमने, CH3 इधर भी CH3। अब देखो इस कार्बन पर यहाँ से तो प्लस आई प्रभाव है ही है, ये तो है ही है पूरा। अब आप देखें अगर इधर ये है, लेकिन यहाँ क्राउड देखें कितना ज़्यादा है क्राउड ज़्यादा। और जानते हैं क्या होगा? ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन कैसा है? sp2। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा और दूर जाएंगे और इस छोटे से कार्बन सेंटर को, जिसकी रेडियाई बहुत छोटी है, 0.77 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटी है, तो इसको अगर इतने बड़े बड़े क्राउड कवर किए रहेंगे तो जो कोई अटैक करने वाला है, उस अटैक करने के लिए कोई सुटेबल साइट नहीं मिलेगी, और जब अटैक करने के लिए सुटेबल साइट नहीं मिलेगी तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम। इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, ये ले लिया हमने यहाँ ये ले लिया CH3, ये इधर H दिखा दो, यहाँ CH3 दिखा देते हैं, इधर CO, और ये हो गया CH3H। अब जरा देखो, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ क्राउड क्या है? कम है। इसके रेस्पेक्ट में क्राउड क्या है? कम है। यहाँ भी क्राउड है, लेकिन क्राउड इसके रेस्पेक्ट में क्या है? कम है, रिलेटिवली कम है। तो अब खुद सोचो, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ भी काम करेगा, लेकिन क्राउड जो है ना, क्राउड वो यहाँ कम है। जब क्राउड कम है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। एक और देख लो, हम एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो एसीटोन ले लेते हैं, सबसे सिंपल एसीटोन। कीटोन वैसे कम क्रियाशील है ना, तो लेकिन हम तीनों में कीटोन ही ले रहे हैं, इसलिए स्टेरिक इफेक्ट वहीं देखेंगे हम जब तीनों का कीटोन है। देखो जरा, अब यहाँ ये जो छोटा ग्रुप हो गया, इसके रेस्पेक्ट में, इस आइसोप्रोपिल के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप क्या हो गया? छोटा हो गया। ये तो सिंपल है ना, CH3 आप देख सकते हो इसको इकट्ठा करके। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, और यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ विन्यासी प्रभाव सबसे ज़्यादा है, यहाँ विन्यासी प्रभाव सबसे कम है। तो विन्यासी प्रभाव यहाँ सबसे कम है, तो सक्रियता यहाँ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो विन्यासी प्रभाव यहाँ सबसे कम और यहाँ विन्यासी प्रभाव सबसे ज़्यादा। तो यहाँ जब विन्यासी प्रभाव कम है तो सक्रियता यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ सक्रियता कम होगी। मतलब रिएक्टिविटी का पैटर्न ये आएगा, ऐसे दिखा सकते हो, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। ये है सक्रियता का बढ़ता क्रम इन तीनों के लिए ये ज़्यादा सक्रिय, ये उससे कम और ये सबसे कम सक्रिय। रीज़न, यहाँ क्राउड ज़्यादा, यहाँ विन्यासी प्रभाव ज़्यादा है, तो आक्रमण करने में बाधा उत्पन्न करेगा, और जब बाधा उत्पन्न करेगा तो सक्रियता हो जाएगी कम। तो ये कम सक्रिय और ये ज़्यादा सक्रिय, कुछ और नहीं लिखा है। देखो CH3 CO CH3 लिखा है, ये CH3 का होल ट्वाइस CHCO CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ CH3 का 3 बार और यहाँ CH3 3 बार। समझ रहे आप? क्राउड ज़्यादा,
रिएक्टिविटी कम, क्राउड कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा, इन तीनों में। क्लियर है? तो ये दो इफेक्ट हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो इफेक्ट था प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हमने शॉर्ट में यहाँ लिखा है प्लस आई प्रभाव अगर बढ़ेगा बेटा, प्लस आई प्रभाव अगर बढ़ता है, ये प्लस आई प्रभाव अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, सक्रियता घट जाएगी। ठीक, या इसका उल्टा प्लस आई प्रभाव अगर सॉरी माइनस आई अगर प्रभाव बढ़ता है, माइनस आई प्रभाव अगर बढ़ेगा, उल्टा कर दो अब, माइनस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले, यहां इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्टिंग होंगे, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन, दैट विल बी प्लस आई, एंड शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन, दैट विल बी माइनस आई। तो स्थायित्व क्या होगा, कम हो जाएगा, सक्रियता ज्यादा हो जाएगी, यही है। यहाँ ये हो जाएगा और ये, समझ रहे? तो आप अगर इसको ना देखें, केवल इन दोनों को देखें, तब भी प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, अर्थात सक्रियता हो जाएगी कम। यहाँ माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो स्थायित्व कम, सक्रियता ज़्यादा। क्लियर? तो इस बेसिस पे पैटर्न आपको बताया था हमने, इस बेसिस पे पैटर्न बताया था कि कीटोन अगर आप लेंगे तो कम सक्रिय होगा, अगर आप एल्डिहाइड लेंगे तो वो ज़्यादा सक्रिय होगा, और अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, हम एल्डिहाइड में कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मान लो CH3COCH3, तो ये सबसे कम सक्रिय हो गया, अगर मान लो C2H5COCH लिया गया तो ज़्यादा सक्रिय, एल्डिहाइड है ना, ये कीटोन है, एल्डिहाइड ज़्यादा सक्रिय है। CH3COH मतलब एसिटाल्डिहाइड, ये और ज़्यादा सक्रिय। और यहीं पर अगर आप फॉर्मल्डिहाइड दिखाते हैं तो सबसे ज़्यादा सक्रिय। तो रिएक्टिविटी पैटर्न क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये, उसके बाद ये, सबसे ज़्यादा क्रियाशील फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद प्रोपेनल्डिहाइड, और लास्ट में सबसे एसीटोन, प्रोपेनोन, 3 कार्बन। तो ज़्यादा क्रियाशील ये, सबसे कम ये। क्लियर? अभी जो रिएक्टिविटी हम बता रहे हैं आपको, वो किसके लिए है वास्तव में, थोड़ा सा ध्यान दो फिर से इस पर। कार्बन पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। यहाँ शिफ्टिंग के बाद कार्बन पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ शिफ्टिंग के बाद कार्बन पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। ये प्लस आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, माइनस। अब जो भी रिएक्शन का नेचर डिसाइड होता है ना कि कौन सा भाग अटैक करेगा, अब आप खुद सोचो इस प्लस पे कौन अटैक करेगा, माइनस वाला। मतलब ये जो रिएक्टिविटी का पैटर्न हम देख रहे थे, वास्तव में किसके लिए था, वो नाभिक स्नेही माइनस है ना, नाभिक स्नेही मतलब इस कार्बन पर, चाहे वो ये केस हो, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, कार्बन पे क्या आ रहा है, प्लस। तो कार्बोनिल सेंटर में कार्बन पे आ रहा है प्लस, इस कार्बोनिल सेंटर के कार्बन पे प्लस है तो कौन अटैक करेगा, माइनस वाले को क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पाई बॉन्ड था तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है, अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। क्या हो रहा है, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। तो जो कार्बोनिल सेंटर पे योग अपक्रिया होती है, कार्बोनिल सेंटर पे जो योग अपक्रिया होती है वो किसकी होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। अर्थात यहाँ रिएक्शन क्या हो रही थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ सब क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्टिविटी का पैटर्न आप देख रहे थे, वास्तव में किसके लिए था, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए था। मतलब कार्बन पर कौन सा नेगेटिव चार्ज जल्दी अटैक करेगा, और कौन सा नेगेटिव चार्ज मतलब किस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जल्दी अटैक करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया सबसे पहले होगी, एसिटाल्डिहाइड पर योगात्मक अपक्रिया उसके बाद में, इस पर और बाद में, और सबसे बाद में किस पे होगा, कीटोन पर। और कीटोन में अगर कंपेयर करेंगे तो जहां त्रिविम प्रभाव या त्रिविम बाधा प्रभाव या त्रिविम विन्यासी प्रभाव ज़्यादा होगा, उस पर नाभिक स्नेही का अटैक सबसे लास्ट में होगा, और जिस पर त्रिविम बाधा प्रभाव सबसे कम होगा उस पर अटैक सबसे पहले होगा। तो इस पर अटैक सबसे पहले होगा, इस पर अटैक सबसे बाद में होगा। क्लियर? तो दो हिस्से थे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, जिसमें एक हिस्सा था बेटा प्रेरणिक प्रभाव का और दूसरा होगा त्रिविम विन्यासी प्रभाव का। क्लियर? तो ये था रिएक्टिविटी का रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का टॉपिक। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में अगला हिस्सा है जिसमें योगात्मक अपक्रिया कौन कौन सी होती है एल्डिहाइड कीटोन में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है?
तो नोट्स क्लियर बनाइए इसका। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।